कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहे इजाफे के बीच अमेरिका ने कोरोना वायरस का पता लगाने वाली एक माइक्रोचिप बनाने का दावा किया। News18.com की रिपोर्ट है कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसी माइक्रोचिप बनाई है जो शरीर में ही कोरोना वायरस का पता लगा लेगी। दावा है कि इस माइक्रोचिप को शरीर में लगाते ही कोरोना के लक्षण की 3 से 5 मिनट में ही पहचान हो जाएगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस माइक्रोचिप को शरीर के किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता है। इस चिप में एक जेल डाला गया है जो शरीर में खून की लगातार जांच कर रिपोर्ट देगा और अगर वायरस मिलता है तो खून की जांच के लिए बनाई गई एक मशीन के जरिए उसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। दवाओं को मान्यता देने वाली संस्था फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मशीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी भी दे दी है। पश्चिम बंगाल के सीतलकुची में वोटिंग के समय हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत के बाद अब घटना से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में लाठियों से लैस भीड़, जिसमें आदमी और महिलाएं दोनों ही शामिल थे, पोलिंग बूथ के अंदर हंगामा करते दिखाई दिए। आरोप है कि भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने केंद्रीय सुरक्षा बल पर हमला करने की कोशिश की। इसी हंगामे के बीच वहां गोलियां चलने की भी आवाजें आई। इसके बाद कुछ लोग जमीन पर गिरे दिखाई दिए। दावा किया गया कि ये लोग सुरक्षा बल की गोलियों का शिकार हुए। गोलियां चलने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग घायलों को पानी पिलाते और उनको उठाने की कोशिश करते दिखे। बताया गया कि सुरक्षा बल ने ईवीएम और पोलिंग पार्टी की सुरक्षा के लिए खुद को बूथ के अंदर ही बंद कर लिया था, जिसके बाद भड़की भीड़ बूथ पर हमला करती दिखाई दी। कुछ लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते नजर आए। तभी कुछ देर बाद दोबारा गोलियां चलने जैसी आवाजें सुनाई दी। कूच बिहार के सीतलकुची में 10 अप्रैल को वोट डाले गए थे, लेकिन इसी बीच वहां भीड़ ने बूथ का घेराव कर लिया था, जिसके बाद सुरक्षा बल की तरफ से दावा किया गया कि भीड़ में शामिल लोगों ने जवानों के हथियार छीनने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्हें बचाव में गोली चलानी पड़ी। कैरेबियन सागर में सेंट विंसेंट द्वीप पर फटे ज्वालामुखी ने लोगों को प्यासा बना दिया। इस ज्वालामुखी से इतनी राख निकल रही है कि द्वीप पर लोगों को जिस जगह से पानी पहुंचाया जाता है वहां पर ही पानी गंदा हो गया और उसकी सप्लाई ठप पड़ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि बाल्टी बोतलें लेकर लोगों ने जमीन से निकल रही पानी की धाराओं के आसपास डेरा जमा लिया। Well, most likely water shortage because we don't have water. पानी की ऐसी किल्लत हो गई कि लोग एक एक बूंद के मोहताज हो गए। कतार में घंटों के इंतजार के बाद उन्हें पानी नसीब हो पाया। No water, lot of dust in our home. बताया गया कि ज्वालामुखी में विस्फोट की वजह से गर्म राख हवा में 20,000 फीट तक उड़ी और फिर जो तस्वीरें सामने आई उनमें आसमान में विकराल राख का कब्जा नजर आया। मुसीबत के काले बादलों की तरह राख द्वीप के ऊपर मंडराती दिखी। सड़क पर राख का ऐसा अंबार लगा दिखा मानो उस पर मिट्टी ही पड़ी हो। सामने आई वीडियो में एक कार पर तो राख की मोटी परत चढ़ी दिखी। महाराष्ट्र में बीती रात 8 बजे से ही 15 दिनों तक का कर्फ्यू लागू हो गया है। राज्य में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने यह फैसला लिया था। वहां मुंबई में रात 8 बजे से कर्फ्यू लागू होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा। सड़कों पर बैरिकेड के बीच पुलिस की भारी मौजूदगी भी दिखी। कुछ गाड़ियां जो सड़कों पर दौड़ती नजर आई, उन्हें रोककर पुलिस वाले बाहर निकलने की वजह पूछते दिखे। बीती रात 8 बजे से पूरे राज्य में लगाया गया ये कर्फ्यू 1 मई तक जारी रहेगा। मुंबई का मरीन लाइंस इलाका है जहां हम खड़े हैं, जहां मुंबई पुलिस एक्शन में है। ये मरीन लाइंस का वो इलाका है जहां बहुत सारे लोग घूमने फिरने आते हैं और ये लोग पूरी जगह जो है वो लोगों से भरी हुई रहती है। इस नाकाबंदी को इसलिए लगाया गया है कि कुछ लोग जो हैं बिना कोई रीज़न के घर से बाहर निकल रहे हैं। जहाँ पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है, उनको रोका जा रहा है, उनको पूछा जा रहा है कि आप किस चीज़ की वजह से बाहर निकले हुए हैं। 8 बज चुके हैं, कर्फ्यू लग चुका है और जो लोग बिना कोई रीज़न के बाहर निकल रहे हैं उनको घर जाने की हिदायत दी जा रही है। वहीं लोगों का आई कार्ड भी चेक किया जा रहा है कि वो असेंशियल सर्विसेज से हैं या नहीं है। उनसे पूछा जा रहा है कि किस रीज़न की वजह से वो घर से बाहर निकले हैं। पूरी तरीके से मुस्तैद है मुंबई पुलिस यहाँ पे और नाइट कर्फ्यू लगने के कारण जो है पूरे एक्शन में है। लोगों को रोका जा रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है कि किस रीज़न की वजह से वो घर से बाहर निकले हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में कुछ लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार की रैली पर हमला कर दिया। बीजेपी ने इस हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया। ये घटना उस वक्त हुई जब बरहाननगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार पार्नो मित्रा वहां की सड़कों पर चुनाव प्रचार कर रही थी।
तभी पीछे से कुछ लोग आए और उनके जुलूस में शामिल बीजेपी समर्थकों से भिड़ गए। इसके जवाब में बीजेपी के कुछ समर्थक भी उनसे हाथापाई पर उतर आए। कुछ देर के बाद सड़क पर चल रहा हंगामा तो थम गया, लेकिन इलाके से मारपीट की एक और तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में एक गली से गुजर रहे बीजेपी समर्थकों में एक को कुछ लोगों ने सड़क पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो आदमी हमलावरों के चंगुल से निकल गया। इन हमलों के विरोध में बीजेपी उम्मीदवार पार्नो मित्रा अपने समर्थकों के साथ वरहानगर थाने पहुंचे और वहां बहुत देर तक पुलिस के साथ उनकी बहस चलती रही। पुलिस से हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए थाने के बाहर काफी देर तक हंगामा हुआ। यूपी के फतेहपुर में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला। वहां एक गांव में करीब 150 बीघा गेहूं की फसल आग लगने की वजह से बर्बाद हुई। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गांव के लोगों ने आग बुझाई, लेकिन तब तक सैकड़ों बीघा गेहूं जलकर राख हो गया। वहां के लोगों का आरोप है कि प्रशासन को खबर करने के बाद भी किसी तरह की मदद नहीं पहुंची। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। प्रशासन ने भी किसानों को मुआवजा दिए जाने का भरोसा दिलाया। रांची के सदर अस्पताल में पिता की मौत के बाद एक लड़की का गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा। जिस वक्त लड़की के पिता का शव अस्पताल से निकाला जा रहा था, उसी वक्त वहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे, जो अस्पताल में इंतजामों का हाल देख रहे थे। लेकिन अपने पिता का बेजान शरीर अस्पताल से निकालते हुए एक लड़की का गुस्सा फूट पड़ा। परिवार का आरोप है कि उसके पिता अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में ही 1.5 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन कोई उनकी सुध लेने नहीं आया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। केवल नेताओं पर ही नहीं, लड़की का गुस्सा मीडिया कर्मियों पर भी फूट पड़ा। यहीं पे मरे हैं, तड़प के। लड़की की आंखों में आंसू, चेहरे पर गुस्सा और दिल में अपने को खोने का गम था। लड़की ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए। मंत्री जी, यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। बार बार लड़की ने मंत्री जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ठीक उसी समय अस्पताल में मौजूद थे, जो बाकायदा पीपीई किट पहनकर अस्पताल के एक कमरे में घूम रहे थे। और बताया जा रहा है कि जिस वक्त स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल के दौरे पर थे, उसी वक्त कोरोना का मरीज अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में इलाज का इंतजार कर रहा था। इसलिए पिता की मौत के बाद लड़की का गुस्सा अस्पताल ही नहीं, मंत्री पर भी फूट पड़ा। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए व्यवस्था में सुधार का दावा किया। डीसी साहब भी आए हुए हैं, एसडीओ साहब भी आए हैं और सिविल सर्जन, सारे लोग लगे हैं व्यवस्था में सुधार की। लेकिन पिता को मरते हुए देखने वाली लड़की के आरोपों पर बन्ना गुप्ता कुछ नहीं बोले। अभी तो बाल का खाल निकालने से तो अभी कुछ होगा नहीं, अभी तो आपको हमको सहयोग करके आगे बढ़ना होगा। सरकार का दावा है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं, इसलिए बेड और आईसीयू की संख्या बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसी ही एक घटना झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में भी हुई, वो भी तब जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना के बड़े सरकारी अस्पताल एनएमसीएच का हाल देखने पहुंचे थे, जहां आरोप ये लगा कि मंत्री की तीमारदारी में जुटा प्रशासन अस्पताल के बाहर इलाज का इंतजार कर रहे मरीज को भूल गया। जिस मरीज की मौत हुई वो कई अस्पतालों में बेड न मिलने के बाद लखीसराय से पटना आया था, जिसकी मौत के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बेटा मां को संभालने की नाकाम कोशिश करता रहा। ये सब अस्पताल के ठीक सामने हो रहा था, बल्कि ठीक अस्पताल की दहलीज पर, उसी दहलीज पर जिसे पार करके मंत्री मंगल पांडे अफसरों के साथ अपनी गाड़ी की तरफ पहुंचे, लेकिन महिला को रोता देखकर उन्होंने अनदेखा कर दिया। परिवार ने आरोप लगाया कि अस्पताल के बाहर इलाज के लिए इंतजार करते रहना ही मौत की वजह बन गया। बोले कि ठीक है, हम इनको अंदर कर, तो 1.5 घंटा से बाहर धूप में ही खड़े रहे, तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं किए। मरीज की मौत के बाद कई घंटों तक अस्पताल के बाहर ही मातम का माहौल बना रहा। मरीज की पत्नी की न आंखों से आंसू ही रुके, न ही घुटने में खड़े होने की हिम्मत ही बची।
बंगाल में 5वें चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने बंगाल बीजेपी का नया थीम सॉन्ग लॉन्च किया। पीएम ने पोइला बैशाख के मौके पर 3 मिनट का ये वीडियो ट्वीट किया, जिसमें बंगाल में करवाए गए बीजेपी के कामों का जिक्र है। पीएम मोदी ने लिखा, एक नया साल और महान भूमि पश्चिम बंगाल के विकास और नई शुरुआत की शपथ। पद्म फूल आनबे प्रभात निश्चय, একটা নতুন সকালে এলো দূর হলো ভয়, পদ্ম ফুল আনবে প্রভাত নিশ্চয়, নববর্ষে নতুন পথের আভাস, এই ঢেউ আজ সুনামির জলোচ্ছ্বাস, আলোকিত বাংলা হবে নিশ্চিন্ত, এইবার হবে ঘরে ঘরে সবাই শিখবে কাজ, স্বপ্ন সফল হবে, স্বচ্ছ ভুবন হবে, বাংলার আকাশে গেরুয়া সাজ, নির্ভর হবে বাংলা এবার। झारखंड के कोडरमा में मरीज की मौत पर अस्पताल में हंगामा हुआ। झारखंड के कोडरमा में एक अस्पताल में मरीज की मौत के बाद रिश्तेदारों ने जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि कोरोना मरीज को वेंटिलेटर तक मुहैया नहीं करवाया गया। हंगामा करने वालों ने अस्पताल पर मनमाने पैसे वसूलने का भी आरोप लगाया। कम से कम पेशेंट जिंदा है नहीं है वो तो जानने का हक बनता है ना, वो भी नहीं बताया गया हम लोग। दिल्ली में एक बार फिर आग ने जमकर तांडव मचाया। दिल्ली की पंजाबी बाग इलाके की पश्चिमपुरी की झुग्गियों में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते भीषण आग ने कई झुग्गियों को राख के ढेर में बदल दिया। दमकल की 25 से ज्यादा गाड़ियों ने कई घंटों तक कोशिश कर आग बुझाने में कामयाबी पाई। उत्तराखंड के श्रीनगर में एक आदमी अलकनंदा नदी में बने एक टापू पर फंस गया। बताया गया कि वो नदी में नहाने गया था, लेकिन तभी बांध में पानी छोड़ दिया गया, जिससे वो वहां फंस गया। बाद में लोगों ने रस्सियों की मदद से उसे नदी से बाहर निकाल दिया। उत्तराखंड के नैनीताल में जंगलों में लगी आग भयानक रूप लेती जा रही है। वहाँ के जंगलों में लगी आग धीरे धीरे उन जगहों पर पहुँच रही है जहाँ लोग रहते हैं। आग को बुझाने की लगातार कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिली। मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती बढ़ती जा रही है। पुलिस के मुताबिक वहाँ पिछले 25 दिनों में मास्क नहीं लगाने पर 7,000 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए। यूपी के बागपत में पंचायत चुनाव के प्रचार के समय 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। बताया गया कि एक पक्ष के लोगों पर प्रचार के समय दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। आरोप है कि इस बीच वहाँ फायरिंग भी की गई। सीधा आकर के वार करना शुरू कर दिया। पहली गोली चलाई, मिस हुई, दोबारा चलाई, पता नहीं कहाँ लगी, और उसके बाद में जो और उनके घर में थे उन्होंने ईंटें फेंकी हैं हमारे ऊपर। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के सैन लुइस से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक अस्पताल में अचानक एक गाय घुस आई और उसने वहां मौजूद मरीजों पर हमला बोल दिया। ये सभी मरीज वहां डॉक्टर से मिलने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक अस्पताल के अंदर गाय घुस गई। गाय को देखकर वहां बैठे लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग भागकर एक कोने में चले गए, लेकिन उसने उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। फिर उसने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। गाय के हमले से लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भागे, लेकिन इस दौरान फर्श पर गिरी एक महिला उसके चंगुल से निकल नहीं पाई। हालांकि इस बीच बाहर से कुछ लोग अंदर आए और वो गाय के गले में बंधी रस्सी को खींचकर उसे बाहर ले जाने लगे, पर ऐसा हो न सका। गाय दोबारा फर्श पर गिरी महिला की तरफ दौड़ी और फिर थोड़ी देर बाद बाहर चली गई। इसके बाद नीचे गिरी उस महिला की जान में जान आई और वो उठकर अंदर कमरे में चली गई। पूरी घटना के दौरान अस्पताल में हड़कंप मचा रहा। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक पुलिस वाले की बेरहमी से पिटाई करते नजर आए। बताया गया कि ये वीडियो 1 अप्रैल का है और जिस पुलिस वाले की पिटाई हुई उसे इलाके के ही एक कारोबारी की सुरक्षा में तैनात किया गया था, लेकिन उसकी किसी बात पर कारोबारी के परिवार वालों से बहस हो गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस वाले की पिटाई शुरू कर दी। वीडियो में दिख रहे लोग पुलिस वाले को बेरहमी से पीटते नजर आए। हमारे हाथ छोड़ रहे हैं। एक आदमी तो पुलिस वाले का गला पकड़े दिखाई दिया। इस बीच उसने उसका सर दीवार पर दे मारा। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने पुलिस वाले पर लातों और थप्पड़ों की बौछार कर दी। पुलिस वाला खुद को बचाने की कोशिश में उन्हें समझाता नजर आया। गुरुजी, सही नहीं हो रहा है। लेकिन पिटाई करने वाले लोगों पर उसकी गुहार का कोई असर नहीं हुआ। वो उसे लगातार बेरहमी के साथ पीटते रहे। मारपीट की इस घटना का वीडियो भी बनाया गया, जिसके सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में कोरोना संकट के बीच तीसरे शाही स्नान में सभी अखाड़ों के साधुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। 12 अप्रैल को हुए शाही स्नान की तरह इस बार भी वहां कोरोना नियमों को नजरअंदाज किया गया।
और बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को धता बताते हुए साधुओं की टोलियां हरिद्वार की सड़कों से निकली। सभी अखाड़े बारी बारी स्नान के लिए पहुंचे और हर की पैड़ी में सबने डुबकी लगाई। इस दौरान वहां सुरक्षा के पूरे इंतजाम नजर आए। शाही स्नान में तो अखाड़ों ने कोरोना नियमों को ताक पर रखा ही। जब स्नान करके अखाड़ों के साधु हर की पैड़ी से निकले तब भी उन्होंने चेहरों पर मास्क लगाना और एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाना जरूरी नहीं समझा। अखाड़े स्नान करके निकल रहे हैं। निरंजनी अखाड़े को ही आप देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पर अभी स्नान के बाद निकले हैं। अखाड़ों के स्नान के बाद हरिद्वार के कई घाटों पर लोग भी स्नान के लिए उमड़े। हालांकि कोरोना संकट की वजह से इस बार पिछली बार से थोड़ी कम भीड़ नजर आई। लेकिन जब इस भीड़ की तुलना मरकज की भीड़ से की गई तो सीएम तीरथ सिंह रावत इस पर भड़क गए। उन्होंने उम्मीद जताई कि कुंभ से कोरोना नहीं फैलेगा। यहाँ तो फैला हुआ, यहाँ खुले में है, यहाँ ओपन है और गंगा के पास है। माँ गंगा का है अमृत धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे। मिस्र के अस्यूत में हुए एक सड़क हादसे में 20 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब यात्रियों से भरी एक बस अपने सामने से गुजर रहे एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी और तभी वो हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद बस के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। मौके पर अधिकारियों की भीड़ जमा हो गई। इस हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। ये बस राजधानी काहिरा से आ रही थी। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान और दुनिया की कई टीमों के कोच रह चुके हीथ स्ट्रीक पर आईसीसी ने 8 साल का बैन लगा दिया। हीथ स्ट्रीक पर क्रिकेट में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इन आरोपों को हीथ स्ट्रीक ने कबूल भी कर लिया, जिसके बाद उन पर बैन लगाया गया। आईसीसी के इस 8 साल के बैन में हीथ स्ट्रीक क्रिकेट से किसी भी तरह नहीं जुड़ पाएंगे और दुनिया की किसी भी टीम के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा भी नहीं बन पाएंगे। स्ट्रीक पर 2017 और 2018 के दौरान हुए कई मैचों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप थे। इस दौरान वो कुछ अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अलावा दुनिया के कई देशों में होने वाली क्रिकेट लीग से भी जुड़े रहे। इनमें बांग्लादेश प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग और अफगानिस्तान प्रीमियर लीग भी शामिल है। हीथ स्ट्रीक आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलिंग कोच के पद पर भी थे। आरोप के मुताबिक उन्होंने 4 खिलाड़ियों को कुछ ऐसे लोगों से मिलवाया जिनका मकसद सट्टेबाजी से जुड़ा हो सकता है। इसके बदले उन्हें बिटकॉइन में पैसे भी दिए गए, जिनकी कीमत करीब $35,000 यानी अगर भारतीय रुपयों में देखें तो करीब 25 लाख रुपए हो सकती है। इसके अलावा उनकी पत्नी के लिए एक आईफोन भी गिफ्ट किया गया और इन दोनों की ही जानकारी उन्होंने आईसीसी को नहीं दी। हीथ स्ट्रीक को जिन 5 अपराधों का दोषी माना गया उनमें आईसीसी की जांच को गुमराह करने और जानकारियां छिपाने की कोशिश भी शामिल है। हीथ स्ट्रीक जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान होने के साथ ही जिम्बाब्वे के सबसे कामयाब तेज गेंदबाज भी हैं। उनके नाम वनडे क्रिकेट में 237 विकेट और टेस्ट में 216 विकेट हैं। सबसे ज्यादा विकेट के मामले में उनके आसपास जिम्बाब्वे का कोई गेंदबाज नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद में नगर निगम ने कार में बैठे बैठे कोरोना की जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की शुरुआत कर दी और इस अभियान को ड्राइव थ्रू आरटीपीसीआर नाम दिया गया, जिसके तहत गाड़ी से उतरे बिना ही लोगों का कोरोना टेस्ट हो जाता है। इसके लिए किसी भी शख्स को पहले क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी जानकारी देनी होगी। उसके बाद वहां से टोकन मिलेगा और फिर बताए गए काउंटर पर जाकर अपना कोरोना टेस्ट गाड़ी में बैठे बैठे करवाया जा सकता है। इस तरह कोरोना की जांच के लिए सैंपल देने कई लोग वहां पहुंचे। अहमदाबाद नगर निगम की ओर से ये एक नायाब कोशिश की गई है। ये कार में छोटे बच्चे का वहाँ पे आरटीपीसीआर के लिए टेस्टिंग हो रहा है। कार में बैठे हुए ही टेस्ट कराने का ये तरीका कई लोगों को रास आया। कार में बैठे रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप हो जाता है। इस टेस्ट के लिए 800 रुपए चुकाने होंगे और दावा है कि 24 से 48 घंटे के अंदर कोरोना रिपोर्ट ऑनलाइन ही मिल जाती है। आतंकवाद समेत कई दूसरे खतरों के बीच फ्रांस अपने सैनिकों को रोबोट की सहायता से जंग लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है। वहां के प्रतिष्ठित मिलिट्री स्कूल ने अपने जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए अमेरिका की रोबोट बनाने वाली कंपनी बॉस्टन डायनेमिक्स की मदद ली है, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में कुछ सैनिक बॉस्टन डायनेमिक्स के मशहूर स्पॉट रोबोट के साथ लड़ाई का अभ्यास करते दिखे। वीडियो में कुत्ते की तरह दिखने वाला ये रोबोट जवानों की एक हमलावर टुकड़ी के साथ तेजी से आगे बढ़ता दिखा। इस बीच उसने सीढ़ी चढ़ने और निगरानी करने जैसे काम भी करके दिखाए। टीम में शामिल जवान रोबोट से मिले सिग्नलों के जरिए दुश्मन के ठिकाने पर हमले का अभ्यास करते दिखे। इसी तरह कई और रोबोट भी जंग की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए गए। इनमें जासूसी और निगरानी करने वाले रोबोट के अलावा दुश्मन की लगाई हुई बारूदी सुरंगों और बमों को नष्ट करने वाले रोबोट भी वहां देखे गए। जवान बड़ी आसानी से रिमोट कंट्रोल के जरिए इन्हें चलाते और इनसे मिले सिग्नलों के हिसाब से अपना ऑपरेशन आगे बढ़ाते दिखे।
रूस के सोची से सांसें अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां लोग शून्य तापमान में बर्फ पर विंटर स्पोर्ट्स करते नजर आए, लेकिन आम अंदाज में नहीं बल्कि महज स्विमिंग सूट पहनकर। रूस में ये बुगल वुगल फेस्टिवल हर साल होता है, लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से इसे रद्द कर दिया गया था। और जब इस बार बूगल वूगल फेस्टिवल लौटा तो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी सेहत की परवाह किए बिना जोश से भरे लोग बर्फीली वादी में स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग करते नजर आए। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि खून जमा देने वाली ठंड में जिस स्कीइंग को करने के लिए खिलाड़ी ऊपर से नीचे तक गर्म कपड़ों से ढके रहते हैं, वीडियो में लोगों के शरीर पर कपड़ों के नाम पर बिकनी नजर आई। तस्वीरों को देखकर किसी की भी कपकपी छूट जाए, लेकिन प्रतियोगी ऐसे मौज मनाते दिखे जैसे मौसम गर्मी का ही हो। हैरत अंगेज स्टंट यही नहीं थमे, इसके बाद प्रतियोगी रिजॉर्ट पर बने बर्फीले पानी के एक पूल में छलांग लगाते नजर आए। हालांकि फेस्टिवल में लोगों ने तो खूब मस्ती की, लेकिन इसका वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल भी उठने लगे। आलोचना हो रही है कि कोरोना काल में इतने लोगों की भीड़ बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाती रही और किसी ने रोका तक नहीं। योगी आदित्यनाथ को कोरोना हो गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक दिन पहले सीएम दफ्तर के कई कर्मचारियों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद सीएम ने खुद को अलग कर लिया था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडोर स्टेडियम को अब कुछ समय के लिए अस्पताल बना दिया गया, जहां कोरोना मरीजों का इलाज होगा। हालांकि इसी अस्पताल के अंदर सीएम समेत कुछ कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें लगाने पर बीजेपी ने सवाल उठाए। इस पर कांग्रेस ने सफाई दी कि इन तस्वीरों के साथ कोरोना से बचने का संदेश लिखा है। कोविड का अस्थायी अस्पताल बनकर तैयार है। करीब 300 बेड की व्यवस्था की गई है और सभी बेड जो है वो ऑक्सीजन युक्त है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां एसएसपी दफ्तर में विवाद सुलझाने के लिए पहुंचे पति पत्नी और उनके परिवार वालों में जमकर मारपीट हो गई। पत्नी का आरोप है कि उसका पति और ससुराल वाले उसे घर ले जाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वो ससुराल जाना चाहती है। पुलिस की तरफ से समझौता कराने की पहल भी हुई, लेकिन ये विवाद अचानक मारपीट में बदल गया। दोनों पक्ष के लोग पुलिस दफ्तर में ही गुत्थम गुत्था हो गए। ऐसा लगा जैसे दोनों परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हों। इस मारपीट में दोनों परिवारों की महिलाएं भी शामिल थीं और साथ ही वो पत्नी भी, जो इंसाफ मांगने पुलिस के पास पहुंची थी। यहाँ पे हम तारीख दे के जा रहे थे बाहर, तो मेरे ससुराल वाले मारपीट करने शुरू कर दिए। हंगामा बढ़ा तो एक पुलिस वाला वहाँ पहुँचा और मारपीट कर रहे लोगों को शांत करवा दिया, लेकिन ये मामला नहीं सुलझ पाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी की मौत हुई है। रजाउल हक की कोरोना से मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। शमशेरगंज से प्रत्याशी थे जिनकी कोरोना की वजह से मौत हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस प्रत्याशी रजाउल हक की कोरोना से मौत हुई है। वो शमशेरगंज से प्रत्याशी थे। तो लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, कई मौतें हुई हैं और इस बीच बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस प्रत्याशी की मौत हुई है। अमित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये शमशेरगंज विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे जिनकी कोविड से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कोविड से वो संक्रमित थे पिछले कुछ दिनों से और जिसके बाद उनकी मौत हुई है। 26 तारीख को इस सीट पर आने वाली 26 तारीख को इस सीट पर चुनाव होने थे। मुर्शिदाबाद जिले का शमशेरगंज विधानसभा है जहां पर 26 तारीख को चुनाव होने थे। जाहिर तौर पे जब अब इस पे कांग्रेस के कैंडिडेट की मौत हो गई है, वो भी कोविड की वजह से, तो इस सीट पर चुनाव टलने वाली है। अगली तारीख कब होगी चुनाव का, ये चुनाव आयोग ऐलान करेगा। लेकिन कोविड के मामले को लेकर जिस तरीके से चुनाव आयोग कल एक बैठक करने वाला, सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ चुनाव आयोग बैठक करने वाला है ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो पाए चुनाव के दौरान। जी, तो हमें हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, कांग्रेस प्रत्याशी की मौत हुई है रजाउल हक की, कोरोना की वजह से ये मौत हुई है। महाराष्ट्र में 1 मई तक कड़ी पाबंदियां लागू होने के फैसले के बाद मुंबई में खरीदारी के लिए दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। उद्धव सरकार ने एक दिन पहले ऐलान किया था कि राज्य में 15 दिनों के लिए जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर रोक लगा दी जाएगी।
जिससे कई लोग घबरा गए और लॉकडाउन में बने हालात से बचने के लिए बाजार में खरीदारी करने पहुंच गए। लेकिन उनकी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। लोगों को सामान खरीदने के लिए दुकानों के बाहर कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। एक शॉपिंग मॉल के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कई लोग लंबी कतार में खड़े दिखे। ये जो लाइन है वो तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 3-3, 4-4 घंटों से ये लाइन में सिर्फ अपने घर का राशन भरवाने के खड़े हैं। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए लगातार अनाउंसमेंट होती रही और लोगों ने गोल घेरे में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार किया। जहाँ सर्कल नहीं है प्लीज कृपया करके वहाँ पर खड़े मत रहिए। कड़ी धूप में खड़े इन लोगों ने पिछले साल लॉकडाउन में खड़े हुए हालात से बचने के लिए अभी परेशानी उठाना बेहतर समझा। बाद में हो जाएगा तो दुकान वाले फायदे उठाते हैं। लॉकडाउन हो गया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, उसके लिए जो भी ये सेटअप करके रख रहे हैं। धूप से सिर को बचाने के लिए कुछ लोगों ने थैलों को टोपी बना लिया। लंबे इंतजार ने उनके पैरों की भी जान निकाल कर रख दी, इसलिए कुछ लोग छांव में गोल घेरे के पास ही बैठ गए। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सामान खरीदने के लिए वहाँ डटे रहे। तो वहीं कड़ी पाबंदी के पहले दिन रात 8 बजे से महाराष्ट्र में कर्फ्यू लागू होने के बाद सड़कों पर सख्ती बढ़ा दी गई, जिसकी एक तस्वीर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से भी सामने आई, जहां जगह जगह पुलिस वाले तैनात हो गए और फिजूल में घर से बाहर घूम रहे लोगों को लौटने की हिदायत दी। कोरोना की वजह से उद्धव सरकार ने 1 मई तक कड़ी पाबंदियां पूरे राज्य में लागू कर दी हैं, जिसका असर रात होते ही दिखाई देने लगा। जिस गेटवे ऑफ इंडिया पर लोग सैर सपाटे के लिए पहुंचते हैं, वहां की तस्वीर आम दिनों से उलट नजर आई। चहल पहल के बजाय वहां सन्नाटा पसरा दिखा। केवल वही लोग सड़कों से गुजरते मिले जिनके लिए किसी जरूरी काम से बाहर निकलना मजबूरी था। पुलिस वालों की सख्ती ऐसी कि उन्होंने बैरिकेडिंग के साथ हर गुजरती गाड़ी पर नजर बनाए रखी। गेटवे ऑफ इंडिया पे हैं, ये वही इलाका है जहाँ पे लोगों का हुजूम होता है, लोग यहाँ घूमने फिरने आते हैं। मगर इस समय की तस्वीरें जो हैं वो आप देखिए, पूरी तरीके से जो है दृश्य एकदम खाली दिख रहा है। श्रीलंका में 11 आतंकी संगठनों पर बैन लगाया गया। श्रीलंका सरकार ने अल-कायदा और आईएस समेत 11 आतंकी संगठनों पर बैन लगा दिया। इसके बाद अब वहां इन संगठनों से संबंध रखने वालों को 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है। 15 दिन की सख्ती के दौरान उद्धव सरकार ने लोगों की मदद के लिए जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, उसे बीजेपी ने नाकाफी बताया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पैकेज के बहाने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। सरकार ने जो पैकेज दिया है, ये एक प्रकार से बरगलाने वाली बात है। महाराष्ट्र सरकार ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। महाराष्ट्र सरकार ने कोई भूखा नहीं सोए उसका ध्यान रखा है, शिव थाली बढ़ाई हुई है, लोगों को पैसे भी देने का काम किया है। अंबेडकर जयंती पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का पोर्टल लॉन्च किया। इस वेबसाइट के जरिए अनुसूचित जाति समुदाय के लोग घर बैठे अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगे। डिजिटल इंडिया आज देश के लोगों को सशक्त कर रहा है, तो ये संतोष होता है कि हम लोग देश के बदलाव के लिए कुछ काम कर पाए। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने शुक्रवार को सभी दलों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी दलों को सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करने की हिदायत दी जाएगी। दवा बनाने वाली कनाडा की एक कंपनी ने एक ऐसा स्प्रे इजाद किया है जिसे नाक में छिड़कते ही कोरोना वायरस मर जाएगा। News18.com की रिपोर्ट है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये वायरस पर 99.99% तक कारगर है। कंपनी का दावा है कि इस स्प्रे से कोरोना से जूझ रहे गंभीर मरीजों की हालत तो सुधर सकती ही है। ये स्प्रे वायरस को आगे फैलने से भी रोक सकता है, क्योंकि ये वायरस को मरीज की नाक में ही मार देता है, जिससे कि वो फेफड़ों तक पहुंच ही नहीं पाता। फिलहाल इस स्प्रे के ट्रायल के दूसरे चरण के नतीजे सामने आए हैं और अगर ये सभी पैमानों पर खरा उतरा तो कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ा हथियार साबित हो सकता है। इससे पहले भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन यानी नाक के जरिए दी जाने वाली ड्रॉप्स के ट्रायल को भी मंजूरी मिल चुकी है। इराक के मोसूल में कुछ महिलाओं ने साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता रैली निकाली। इस रैली का मकसद वहां की महिलाओं के मन से साइकिल चलाने की झिझक को दूर करना भी था, जिसके लिए खुद कई महिलाएं साइकिल पर बैठकर शहर भर में घूमती दिखाई दी। इन लोगों ने उन महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश की जो लोगों के डर से अपनी साइकिलिंग की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रही। महिलाओं की ये साइकिल रैली बेझिझक बिना किसी की परवाह किए बगैर वहां के कई रास्तों से होकर गुजरी और बाकी महिलाओं को भी साइकिलिंग के लिए प्रेरित किया।
अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने अपने न्यू शेफर्ड रॉकेट को कामयाबी के साथ उड़ाकर एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। ब्लू ओरिजिन दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की कंपनी है, जो लोगों को अंतरिक्ष की सैर करवाने के मिशन पर काम कर रही है। और इसी कड़ी में उसे एक बड़ी कामयाबी भी मिली जब उसने टेक्सास लॉन्च पैड से अपने न्यू शेफर्ड रॉकेट को कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, खास तरह के इस रॉकेट का इंजन चालू हो गया और फिर आग की लपटें छोड़ता हुआ वो आसमान की तरफ उठने लगा। थोड़ी ही देर में वो आसमान में काफी ऊंचाई पर पहुंच गया। एक तय ऊंचाई पर पहुंचने के बाद रॉकेट के अगले हिस्से में लगा स्पेस कैप्सूल अलग हो गया, जबकि काम पूरा होने के बाद रॉकेट ने दोबारा नीचे की तरफ लौटना शुरू कर दिया। तेजी से धरती की तरफ आ रहे रॉकेट का इंजन एक बार फिर चालू हो गया और वो उसकी मदद से बड़ी ही आसानी के साथ धरती पर बने एक प्लेटफॉर्म पर लैंड हो गया। And touchdown. Welcome back, New Shepard. इसी बीच रॉकेट से अलग हुआ अंतरिक्ष यान भी धरती की तरफ लौटने लगा। कुछ ही सेकंड में उसमें लगे 3 बड़े पैराशूट खुल गए और उनकी ही मदद से वो स्पेस कैप्सूल आसानी से धरती पर लैंड हो गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में इंजीनियरिंग के 11 छात्रों ने मिलकर कोरोना से बचाव के लिए खास तरह की जैकेट और हेलमेट बनाए। इन छात्रों ने दावा किया कि ये हेलमेट और जैकेट लोगों को कोरोना से बचाने में मास्क और फेस शील्ड से भी ज्यादा कारगर है, जिसका उन्होंने एक डेमो भी दिया। पहले इन छात्रों ने जैकेट के बारे में जानकारी दी, जिस पर एक टोपी भी लगी नजर आई और उस टोपी में चेहरे को ढकने के लिए प्लास्टिक की शीट लगाई गई ताकि लोग कोरोना की गिरफ्त में आने से बच सकें। इसके अलावा इन छात्रों ने खास तरह के हेलमेट भी बनाए, जिसका एक नमूना उन्होंने इस डेमो में दिखाया। इस हेलमेट का आकार किसी छोटी बाल्टी की तरह नजर आया, जिसमें छोटे छोटे छेद भी बनाए गए, जिससे कि इन्हें पहनने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी न हो। It entirely covers your face, eliminating any contact with COVID-19 strain. इन छात्रों ने दावा किया कि इस जैकेट का इस्तेमाल पीपीई किट की तरह भी किया जा सकेगा, जिसमें गर्मी से बचने के लिए एक छोटा पंखा भी लगाया गया है। Completely different and revolutionary technology that is going to instead help a lot of people. अब इंजीनियरिंग के ये छात्र ओडिशा समेत पूरे देश में अपना सामान सरकारी और निजी कंपनियों को सप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं। ओडिशा में कांग्रेस उम्मीदवार की कोरोना से मौत हो गई। ओडिशा में कांग्रेस नेता अजीत मंगलराज की कोरोना से मौत हो गई। वो पीपली विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी देश की यूनिवर्सिटी के सालाना समारोह में ऑनलाइन शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 4 किताबें भी लॉन्च की। बाबा साहब को अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि वो एक यूनिवर्सल विजन के व्यक्ति थे। राजस्थान में कोरोना खतरे की वजह से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं टाल दी गई। इसके अलावा 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्रों को बिना परीक्षा के अगली क्लास में भेजने का फैसला लिया गया। सुरक्षा बल ने कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से बड़ी ड्रग तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया और 50 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स की एक खेप जब्त कर ली। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान इन लोगों ने शिवराज सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकाम होने का आरोप लगाया। सांसें हमारी संकट में आ गई है। बीमारों को, कोविड पीड़ितों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं। इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए मंत्री विश्वास सारंग सामने आए। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आज की स्थिति में हमारे पास बिस्तर भी हैं, बिस्तर पर जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है वो भी है, वेंटिलेटर भी है, परंतु स्थिति भयावह है। दिल्ली में कोरोना के मामले रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। एक दिन में दिल्ली में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जबकि 24 घंटों में वहां 104 मरीजों की मौत भी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में दोनों के बीच कोरोना से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे सीएम केजरीवाल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे।